कर्नाटक का रहने वाला एक लड़का लगभग 7-8 साल की उम्र थी। अपने स्कूल को, अपनी क्लास को ख़त्म करके अपने घर आता है। अब घर आने के बाद देखता है कि घर का जो दरवाज़ा है उस पे अमूमन उसकी माँ पहले खड़ी रहती थी, अपने बच्चे के, अपने बेटे के इंतज़ार में खड़ी रहती है। लेकिन उस दिन वो पाता है कि उसकी माँ बाहर नहीं खड़ी है। तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, उसे लगता है कि शायद माँ सो रही हैं या फिर कहीं गई हैं। इस वजह से वो धड़धड़ा के घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद जो नज़ारा देखता है तो उसके होश एक तरह से फाख्ता हो जाते हैं। क्योंकि वो देखता है कि उसकी माँ बिना कपड़ों के खिड़की से बंधी हुई हैं। अब ये नज़ारा देखता है उस बच्चे को, लगभग 7-8 साल जिसकी उम्र हो, उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता कि मेरी माँ के साथ ये क्या हो गया। तभी वो देखता है, जैसे कुछ समझ पाता है उससे पहले वो बच्चा देखता है कि एक आदमी वहीं पे और खड़ा हुआ है। अब ये नज़ारा जब देखता है कि एक आदमी खड़ा है, उसकी माँ बिना कपड़ों के बंधी है खिड़की से, तो वो बच्चा उस आदमी से पूछता है कि अंकल ये क्या हो गया मेरी माँ को। अब बच्चा इतना मासूम था तो उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए आदमी कहता है कि बेटा, तुम्हारे माँ के ऊपर किसी भूत का साया आ गया था, इस वजह से मैंने तुम्हारी माँ का इलाज किया है, ऐसे बांध दिया है, और बांधने के बाद अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने। अब बच्चे को भी लगता है कि मेरी माँ जो है हिल डुल नहीं रही है, तो शायद ये अंकल सही कह रहे हैं। मेरी माँ को ऐसे कोई भूत प्रेत की दिक्कत है, इसी वजह से अंकल ने मेरी माँ की मदद की। उसके बाद वो बच्चा खुशी खुशी उस आदमी को जाने देता है और इंतजार करने लगता है कि जल्दी से डॉक्टर साहब आए और मेरी माँ का इलाज करें, चूंकि मेरी माँ कुछ बोल नहीं रही है। अब उस बच्चे का इंतजार कुछ देर होता है, कुछ देर घंटों में बदलता है। घंटों बीतने के बाद जब वो बच्चा परेशान होता है और बाहर जाके कुछ और लोगों को बुला के लाता है, तो कुछ लोग जब आते हैं तो आने के बाद वो देखते हैं कि उसकी माँ के साथ गलत काम किया गया, उसके बाद उसकी माँ की हत्या कर दी गई है। अब इसके बाद इस मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट की जाती है, और रिपोर्ट करने के बाद जो चीज़ सामने आती है वो चीज़ अपने आप में बेहद चौंकाने वाली, बेहद हैरान कर देने वाली थी। दरअसल ये जो वाकया इसकी माँ के साथ हुआ था, इस बच्चे की माँ के साथ, ये वाकया लगभग ऐसे पचासों महिलाओं के साथ लगभग 2 साल के अंदर हो चुका था। और जो आदमी, जो शख्स ये कर रहा था, वो एक सीरियल रेपिस्ट और सीरियल किलर था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो इस कहानी में आपको पुलिस की इतनी कमियां, इतनी गलतियां, इतनी खामियां दिखाई देंगी, जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद शायद आपको आज के बाद पुलिस डिपार्टमेंट पे जो थोड़ा बहुत आपका भरोसा है, थोड़ा बहुत यकीन है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा गलतियां, इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें, इतनी ज़्यादा लापरवाहियां इससे पहले किसी मामले में मैंने नहीं देखी। लगभग जो आरोपी था, जो सीरियल रेपिस्ट था, सीरियल किलर था, कम से कम दसियों बार तो पुलिस की पकड़ से गायब हो जाता है। अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर, लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन, कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपने तरीके से, अपने तरफ से मुझे एक गिलास ग्लूकोज दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कल और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने लाने के लिए। तो प्लीज़ आपसे वही अनुरोध, वही निवेदन कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब ये सारे तमाम मामले होते हैं और एक नाम जब सामने आता है, उमेश रेड्डी का, जो ये सारे मामलों को अंजाम दे रहा था, तो पुलिस इस उमेश रेड्डी की कहानी खंगालने लगती है। अब खंगालने के बाद जो कहानी निकल के सामने आती है वो भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली थी। दरअसल उमेश रेड्डी का जन्म 1969 में हुआ। कर्नाटक के एक चित्रदुर्ग चित्रदुर्ग जिला है, उस जिले में एक गांव में बेहद सामान्य परिवार में उमेश रेड्डी का जन्म हुआ। अब उस समय तक देश हमारा जस्ट आज़ाद हुआ था, न इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, इतनी ज़्यादा पढ़ाई थी, न इतना ज़्यादा शिक्षा था। तो इस वजह से उमेश रेड्डी भी पढ़ने लिखे में बेहद कमज़ोर, ठीक ठाक, इंग्लिश बोल लेता था, थोड़ी बहुत हिंदी जानता था, थोड़ी बहुत अपनी लोकल भाषा जानता था। इस वजह से इसका जब पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता तो ये खेल कूद में और ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, दौड़ भाग में, इन सारी चीज़ों में इसका बचपन से ही एक तरह से रुख हो जाता है। और 17-18 साल की उम्र आते आते इसकी जो कदकाठी थी एक फौज के जवान जैसी हो जाती है, एक सोल्जर जैसी, एक सैनिक जैसी। अब ये चीज़ जब गांव वाले देखते हैं और आसपास के लोग देखते हैं तो इसके माँ बाप से कहते हैं कि बच्चे को सेना में भेज दो। सेना में जाएगा, अच्छा खासा घर पे पैसा भी आएगा, नाम भी होगा, रुतबा भी होगा। घर वाले भी ये बात मान जाते हैं और ये भी ये बात समझ जाता है। समझने के बाद ये फौज की, मिलिट्री की तैयारी करने लगता है। और इसकी किस्मत अच्छी थी कि साल 1990 के आसपास
इसका जो सिलेक्शन है सीआरपीएफ में हो जाता है। अब सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया था, घर वाले भी खुश थे, सारी चीज़ें सही थी कि बच्चा अब वहीं पे रहेगा, देश की सेवा करेगा, जो सैलरी पाएगा उससे घर का खर्च चलेगा। ये सारी चीज़ें 1995 तक एकदम सही चलती हैं, घर वाले भी खुश, ये भी खुश। लेकिन 1995 में जब इसकी ड्यूटी इसके ही कमांडेंट ऑफिसर के घर पे लगती है, घर पे सिक्योरिटी के लिए, घर के चारों तरफ पहरा देने के लिए, उस टाइम ऐसी चीज़ें कुछ गतिविधियाँ हो रही थी जिस वजह से आला अफसरों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो इस क्रम में जब इसकी सिक्योरिटी लगती है, इसकी सुरक्षा लगती है, तो जो कमांडेंट साहब की बेटी थी, उनकी जो लड़की थी, 16-17 साल की उम्र थी, उस पर उमेश रेड्डी की जो नज़र है वो गंदी हो जाती है। अब ये फिराक में रहने लगा था कि कैसे भी करके उससे अपनी हवस मिटाए, उसके साथ गलत काम करे। एक दो बार कोशिश करता है, वो नाकाम रहता है, लड़की जान नहीं पाती, फिराक में रहता है। लेकिन एक बार जब उस लड़की को ये अकेले पाता है तो उसके साथ ये गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। अब उस लड़की की किस्मत अच्छी थी, इसके चंगुल से भाग जाती है और भाग के अपने पिता को, कमांडेंट अफसर को, ये सारी बात बताती है। अब फौज का एक आदमी, एक सैनिक अपने सीनियर की लड़की के साथ, अपने जो उनके गुरु थे उनकी लड़की के साथ ऐसे गलत काम करेगा तो फौज के लिए बेहद शर्मनाक बात थी। अब फौज वाले फौरन उमेश रेड्डी पे एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के साथ साथ इसे जेल भेजने की, कोर्ट मार्शल करने की तैयारी करने लगते हैं। अब इधर तैयारी चल ही रही थी कि ये अपनी किस्मत का इतना धनी था। अभी आगे आपको कहानी में और ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आपके लिए बेहद नई और बेहद चौंकाने वाली होंगी। जब ये इसके ऊपर ये सारे जेल भेजने की, कोर्ट मार्शल की तैयारी होती है और ये इसे पकड़ के जेल में, वहाँ के लोकल जेल में डाला जाता है, तो पता नहीं कैसे वहाँ की जेल से, सीआरपीएफ की जेल से भाग जाता है और भाग के अपने गांव फिर से चित्रदुर्ग आ जाता है, अपने ज़िले में। और आने के बाद 1996 में 1 साल तक गायब रहता है और गायब रहने के बाद 1996 में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व फोर्स में अप्लाई करता है कि मैं सेना से लौटा हूँ। ये सारी चीज़ें बताता है उस आर्म रिजर्व फोर्स में कि मैं सेना से लौटा हूँ और लौटने के बाद मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी चीज़ें हैं और ये चीज़ मैं लोकल सेवा में लगाना चाहता हूँ। अब जब इंस्पेक्टर साहब ये बात सुनते हैं और बाकी लोग ये बात सुनते हैं तो बड़े इम्प्रेस होते हैं। अब यहाँ से भी पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी सामने आती है कि जब इसकी ये बात सुनते हैं तो उन्हें एक तरह से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। और अमूमन किसी सरकारी नौकरी में, चाहे वो फौज की हो चाहे वो पुलिस की हो, ऐसी चीज़ें क्रॉस चेक जरूर की जाती है। लेकिन पुलिस वालों की लापरवाही कि उन्होंने सेना में इसका रिकॉर्ड क्रॉस चेक नहीं किया और इसे नौकरी पे रख दिया और ट्रेनिंग के लिए बाकायदा भेज दिया। अभी 1 साल ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करके, माफ़ कीजिएगा 6 महीने की ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करके वापस लौट के आता है, अपनी पोस्ट लेता है, अपनी नौकरी लेता है और अपनी जॉब को ज्वाइन करता है और अपनी सेवाएं देने लगता है। अब जैसे ये नौकरी पाता है और लगभग कुछ महीने बीतते हैं और नवंबर का महीना आता है, तो नवंबर में एक लड़की, हाई स्कूल की लड़की, 16-17 साल उम्र थी, अपने स्कूल से ही उसी ज़िले में, उसी ज़िले के आसपास एक इलाका, एक कॉलोनी, केईबी कॉलोनी, उसी कॉलोनी में वो रहती थी और स्कूल से लौट के उसी कॉलोनी की तरफ आ रही थी। अब शाम का समय था, सुनसान था इलाका, और जब ये उमेश रेड्डी ये चीज़ देखता है तो एक बार फिर से अपने आप को रोक नहीं पाता और उस लड़की के साथ गलत काम करने की, उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है। अब अंधेरा था, इसमें और उस लड़की में हाथापाई होती है, एक दूसरे से छीना झपटी होती है और उस लड़की की किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उसके हाथ में एक ईंट आ जाता है और वो लड़की इसे एक ईंट मारती है और मार के भाग जाती है। अब घर जाती है वो लड़की, घर पे जाके बताती है, लेकिन अंधेरा था, अंधेरे में ठीक से शक्ल देख नहीं पाई थी और उस टाइम तक ऐसी फोटो है, ऐसी सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो शिनाख्त करना भी मुश्किल। तब हमारा देश भी थोड़ा सा पिछड़ा था तो मामले को दबा दिया जाता है। उसके बाद जैसे इस घटना को लगभग 20 दिन बीतते हैं तो उसी कॉलोनी में एक रूपा नाम की लड़की फिर आ रही थी उसी स्कूल से, क्योंकि इसे पता था कि स्कूल से ऐसी लड़कियां आती हैं। तो ये फिर घात लगाए 6 दिसंबर को 1996, 6 दिसंबर 1996 को ये घात लगाए बैठा रहता है। और जब दूसरी लड़की आती है, रूपा, 16 साल की उम्र थी उसकी, उसको ये पकड़ता है, पकड़ के उसके साथ गलत काम करता है, उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद उस लड़की को, उस मासूम को मार देता है, मार के उसकी लाश फेंक देता है। अब उस टाइम तक चूंकि ये पुलिस में था तो इसे पता था कि कैसी चीज़ें जांच पड़ताल की जाएंगी, कैसे शिनाख्त होगा, कैसी चीज़ें होंगी। इस वजह से
ये इतनी तैयारी के साथ इतनी सटीकता से अपने इस जुर्म को अंजाम देता है कि इसका कहीं नाम नहीं आता। दिसंबर का महीना बीत जाता है, मामले को दबा दिया जाता है। चूंकि न मारने वाले का पता, न कुछ ऐसी चीज़ें पता, तो घर वाले भी क्या ही करते। अब आता है 1997 जनवरी का महीना। चूंकि ये पुलिस में था, तो पुलिस में होने की वजह से जनवरी के महीने में ये जो है परेड कर रहा था। और परेड करने के दौरान जो एक लड़की जिसके साथ इसने नवंबर में रेप करने की कोशिश की थी, वो लड़की भी आ जाती है। और उस लड़की की किस्मत और इसकी बुरी किस्मत कि वो लड़की इसे तुरंत पहचान जाती है और पहचान के जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि अरे पिताजी, अरे पुलिस वाले। जो दरोगा थे, जो इंस्पेक्टर थे, उनसे कहती है कि इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है जिसने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। मैं इसे एक ईंट मार के भागी हूँ, अब चाहिए तो चाहें तो इसके सर पे ईंट का निशान दे सकते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब आते हैं मामले को, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे नेता, ये सारे लोग बैठे थे। तुरंत इस मामले को संज्ञान लिया जाता है और जब इसके माथे पर वो ईंट का निशान मिलता है तो इस मामले में दोषी पाते हुए इसे जेल भेजने की तैयारी की जाती है। और फिर इस मामले को जो रूपा के रेप का मामला था उससे भी जोड़ के देखा जाता है, तो पता चलता है कि इसने ही वो अंजाम दिया। तो इसके ऊपर ये दोनों मामलों का जो इल्ज़ाम वो लगाया जाता है और इल्ज़ाम लगा के इसे जेल भेज दिया जाता है। और इधर ये जो पुलिस की नौकरी थी, उस नौकरी को भी इससे छीन लिया जाता है, इसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इसके बाद जब ये दोनों मामले इसके ऊपर सिद्ध होते हैं, कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट इसे एक बुल्लरी जेल है, पुलिस कोर्ट जज साहब आदेश देते हैं कि इसे बुल्लरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। चूँकि वहाँ पे भाई जैसे हमारे हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल है, वैसे ही वहाँ की बुल्लरी जेल है। और जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया की बहुत ही मानी जानी, बहुत ही हाईटेक जेल है वहाँ से। अच्छा, वहाँ के एक रिकॉर्ड है कि इस उमेश रेड्डी के अलावा आज तक वहाँ से कोई भाग भी नहीं पाया। इसे जब जेल ले जाया जा रहा था तो इसकी एक बहुत सेट टेक्निक होती है। ये जेल जाते टाइम उन पुलिस वालों से ऐसे गन्ने के खेत के आसपास कहता कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे टॉयलेट जाना है, ये बता के ये रुकता। और रुकने के बाद अपनी हैंडीकैप को, अपनी हथकड़ी को खुलाता और खुलवाने के बाद वहाँ से सीधा उस खेत में कूद जाता और गायब हो जाता। तो इस वजह से इसी तरीके से ये जब इसे जेल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी को रोकता और रोक के गायब हो जाता है। अब वहाँ से 1997 से गायब होता है और वहाँ से गायब होके अपने ज़िले से, चित्रदुर्ग से गायब होके ये बेंगलोर जाता है। अब कायदे से अगर इसके पास थोड़ी सी इंसानियत बची होती तो बेंगलोर में जाने के बाद एक तरीके से नए जीवन की शुरुआत कर सकता था। लेकिन बेंगलोर जाने के बाद एक इनकम टैक्स ऑफिसर की बीवी के साथ भी सेम तरीके से रेप करता है और रेप करके मार देता। अब वहाँ से जब ये मामला तूल पकड़ता है, इसकी खोजबीन चालू होती है, इसके स्केचेस को वो शेयर किया जाता है, जगह जगह पोस्टर लगते हैं। तो बेंगलोर से भाग के अहमदाबाद आता है, गुजरात। और अहमदाबाद आके ये वहाँ भी एक लड़की के साथ गलत काम करता है, रेप करता है। अब वहाँ भी इसकी खोजबीन चालू होती है, इसके चारों तरफ पोस्टर लगते हैं। ये जहाँ जाता अपने नाम भले बदल सकता था लेकिन शकल तो बदल नहीं सकता था। इसके ये सारी चीज़ें वायरल जब की जाती तो अहमदाबाद से भाग के ये फिर बड़ौदा जाता है और बड़ौदा में भी ये 2 लड़कियों के साथ रेप करता है सेम तरीके से। अच्छा, इसका रेप करने का तरीका जो था बेहद सरल था। ये 11 से 2-3 के बीच में दिन में ही जब घर पे आमतौर पे पुरुष नहीं रहे और जिस घर में अकेली लड़की, अकेली महिला हो, ऐसे घरों में जाता, पानी वगैरह मांगता या फिर रास्ता पूछता और रास्ता पूछने के बहाने घर में धड़ल्ले से घुस जाता और घुसने के बाद चाकू या फिर ऐसे हथियार के नोक पे रेप करता और रेप करके मार देता। और मारने के बाद ये गहने वगैरह वहाँ से और सामान वगैरह जानबूझ के इधर उधर करता ताकि सबको रेप न लगे, ये चोरी डकैती का मामला लगे और आसपास के लोकल चोर और ऐसे लोग ही उठाए जाएं और ये बच जाए। इसके बाद बड़ौदा में 2 रेप करने के बाद ये एक जगह है कुनिगल जाता है और वहाँ भी ये रेप करता है। एक रेप वहाँ भी अंजाम देता है। यानी लगभग ये 5 से 6 रेप 1 साल के अंदर कर चुका था। उसके बाद कुनिगल में ही अचानक से जो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स थे जो बाहर सूखने के लिए डाले गए थे, ये अंडरगारमेंट्स अचानक से गायब होने लगते हैं। लड़कियां कंप्लेन नहीं अपनी मम्मी से करती हैं कि मम्मी मैंने जो अंडरगारमेंट डाला था, और खासकर कभी कभी महिलाओं के भी जो अंडरगारमेंट्स डाले थे अचानक से गायब हो रहे हैं। तो एक घर का वाक्य हुआ, 2 घर का वाक्य हुआ, 3 घर का वाक्य हुआ, 4 घर का। लेकिन देखते देखते जब ये मामला बढ़ता गया और पूरे के पूरे इलाके के अंडरगारमेंट्स गायब होने लगे तो जब इस मामले को थोड़ा सा संज्ञान में लिया जाता और पुलिस कंप्लेन की जाती है
कि ऐसा कोई आदमी, कोई सिरफिरा है जो लड़कियों के अंडरगारमेंट को गायब कर रहा है, तो उसमें फिर इसका नाम आता है। और ये नाम अपना जो वहाँ पे बदलता है, ये अपना नाम रमेश बता के रह रहा था, तो लेकिन लोगों का शक होता है कि यही एक नया हमारे मोहल्ले में आया है, और इसी के आने के बाद ऐसी चीज़ें हमारे मोहल्ले में हो रही हैं। तो इस वजह से लोगों का जो शक था रमेश पे जाता है, रमेश यानी उमेश रेड्डी। अब पुलिस वाले इसके कमरे पे 7 जुलाई 1997 96 से ये रेप करना शुरू किया। 1997 इसके कमरे पे जब रेड करते हैं, तो रेड करने के बाद जो पुलिस वालों के सामने नज़ारा आता है वो भी बेहद चौंकाने वाला, बेहद हैरान करने वाला था। इसके घर पे लगभग एक बोरा भर के, जो जूट का बोरा होता है, बोरा भर के लड़कियों के अंडर गारमेंट्स रखे हुए थे, और कुछ गारमेंट्स को ये खुद पहने हुए था। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस वाले देखते हैं तो उन्हें लगता है ये कोई मानसिक रोगी, मानसिक पागल है। इसे वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद ये फिर वहाँ से अपने तरीके से पुलिस वाले को चकमा दे के गायब हो जाता है। अब गायब होने के बाद ये एक जगह है पीन्या, पीन्या पहुँचता है, और वहाँ पे एक घर में ये घुसता है पानी मांगने के बहाने। कि वहाँ एक महिला थी, उस महिला के साथ रेप करता है। रेप करने के बाद उसका गला काट देता है, और गला काट के उसके बाद उसके साथ फिर से रेप करता है। और रेप करने के बाद सारे सामान वगैरह लेके जब जाने लगता है, तो उस महिला का जो लड़का था सुरेश, 7-8 साल का, वो उसी समय स्कूल से पढ़ के घर आ रहा था। 3 साढ़े 3 का वक्त था। तो बच्चा जब घर पे आता है, इसके सामने ये पढ़ता है, ये देख लेता है कहीं पे फंस ना जाऊं, तो ये कहता है कि बेटा, तुम्हारी मम्मी के ऊपर एक प्रेत का साया था, और मैं तांत्रिक हूँ, मैंने इसके प्रेत को, तुम्हारी माँ के प्रेत को भगा दिया है। अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब को बुलाने, और डॉक्टर साहब इसकी दवा करेंगे, ठीक हो जाएगी। और वो बेचारा मासूम इसकी बातों में आ जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि ये अंकल जाएंगे, ये चाचा जाएंगे और डॉक्टर साहब को लेके आएंगे और मेरी माँ का इलाज होगा। ये चकमा दे के वहाँ से गायब हो जाता है, भाग जाता है, और बाद में वो कई घंटों तक उस महिला को होश नहीं आता। तो वो बच्चा रोने लगता है, शोर शराबा मचाता है, आसपास के लोग आते हैं, और जब ये चीज़ देखते हैं तो सीधा सीधा पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेती है, जो पोस्टमार्टम होता है, तो जो चीज़, जो तथ्य निकल के सामने आता है वो भी इंसानियत, मानवता, इन सारी चीज़ों को झकझोरने वाला था। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियर मेंशन थी कि उस महिला के मरने के बाद भी उसके साथ कई बार रेप हुआ। यानी उमेश रेड्डी जिंदों के छोड़िए, मतलब जिंदी इंसानों के साथ साथ, जिंदी महिलाओं के साथ साथ ये मुर्दा महिलाओं के साथ भी रेप कर रहा था। अब फिलहाल इस मामले को जो पीनिया की पुलिस थी वो बहुत सीरियस लेती है, क्योंकि ये मामला बहुत ही दरिंदगी भरा था। इसी वजह से इसको 28 फरवरी 1998 में पीनिया की पुलिस गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करके इसे जेल लेके जाती है, और वहाँ ये 2 साल जेल में रहता है। लेकिन 98 में जेल में जाने के बाद साल 2000 में ये फिर अचानक से गायब हो जाता है, और गायब होने के बाद फिर बाहर आता है, और बाहर आने के बाद ये 3 ऐसे और रेप को अंजाम देता है। यानी अगर कायदे से अगर आप जोड़िए तो ये अहमदाबाद, बड़ौदा, कुशीनगर, बेंगलोर और पीनिया और अपने शहर को मिला के लगभग 20 से ज़्यादा रेप को अंजाम दे चुका था। उसके बाद फिर इसे एक बार गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने का भी जो वाकया थे भी बेहद हैरान करने वाला था। दरअसल एक महिला का रेप करने के लिए ये उसके घर में जाता है, और चाकू की नोक पे जब रेप करने लगता है तो महिला बिना डरे शोर मचा देती है। अब चूंकि वो महिला छत पे थी, उसका जो घर था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, उसका रूम, तो जब शोर मचाती है, आसपास लोगों की भीड़ आती है, तो ये फिल्मी अंदाज में छत से कूद के भागने की कोशिश करता है, और कूदने के बाद जब ये इसका पैर नीचे पड़ता है ज़मीन पे, तो पैर हल्का सा मुड़ जाता है, और ये इसे मोच आ जाती है और दौड़ नहीं पाता, और लोग इसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसके बाद फिर इसे एक बार फिर गिरफ्तार किया जाता है, जब ये 3 और रेप कर देता है, और फिर जेल भेजा जाता है, तो फिर अचानक से ये गायब हो जाता है। यानी आप सोचिए कि ये कितनी बार पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना बना के गायब हो रहा था। अच्छा, गायब होने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह थी, इसमें मैं पुलिस वालों की गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि पुलिस वाले जब कहीं की पुलिस इसे पकड़ती, चाहे वो चित्रदुर्गा की हो, चाहे आजमगढ़ की, माफ कीजिए अहमदाबाद की हो, चाहे बेंगलोर की हो, चाहे बड़ौदा की हो, चाहे कुलीनगर की हो, तो वो सिर्फ एक मामले में इसे दोषी मानते थे कि किसी एक मामले को इसने अंजाम दिया। चूँकि
उस टाइम व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल नेटवर्क इतने ज़्यादा थे नहीं कि सारे मामलों को जोड़ के देखा जाए। कहीं से अंडर गारमेंट के मामले में गिरफ्तार किया गया, कहीं से चोरी के मामले में, कहीं से रेप के मामले, कहीं अटेम्प्ट टू रेप, कहीं मर्डर के मामले में। तो इसके ऊपर कायदे से हर जगह एक एक मामला दर्ज था। तो पुलिस वालों को भी, वहाँ की लोकल पुलिस को लगता था कि चलो कोई बहुत बड़ा सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सीरियस एक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली से पकड़ते नहीं थे, मूर्ख बना के भाग जाता था। लेकिन साल 2002 में 17 मई साल 2002 को एक बार फिर से इसे अचानक से पकड़ा जाता है एक जगह से। और पकड़ने के बाद इस बार जब इससे जो इंस्पेक्टर साहब थे, बेहद तेज कर रहा थे, अपने तरीके से जब जेल ले जाके, थाने ले जाके पूछताछ करते हैं। और ये सारी कहानी जब ये मारपीट होने के बाद उसके साथ जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, ये सारे वाक्य जब वो कबूलता है, तो दरोगा साहब को, इंस्पेक्टर साहब को लग जाता है कि इसको ऐसे तो नहीं रखा जा सकता, ये भाग जाएगा। उसके बाद उसके साथ बेहद ही फुर्त, बेहद ही चुस्त कमांडो जो उस टाइम पुलिस के थे, कर्नाटक पुलिस के, उनके निगरानी में, उनके सानिध्य में इसको रखा जाता है और वहाँ से इसे हाई कोर्ट लेके जाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ से भी हमारी कोर्ट की एक विडंबना देखिए कि हर मामले की अलग अलग सुनवाई होती है। अब 2006 में इसे फांसी की सज़ा दी जाती है। फांसी की सज़ा को ये फिर से चैलेंज करता है और फांसी की सज़ा भी इसे 3 मामलों में दी जाती है और लगभग 17 से 18 मामले इसके ऊपर पेंडिंग थे। 17 से 18 रेप के मामले, मर्डर के मामले। तो सारे मामलों में पहली बात तो सज़ा है, उसके बाद फिर सुप्रीम हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इस वजह से ऐसे ऐसे करके या जो मामले थे लोअर कोर्ट से 2017 में, 2016-17 में लोअर कोर्ट से ख़त्म होते हैं। उसके बाद ये हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट के बाद जो इसकी फांसी की सज़ा थी वो बरकरार रखी जाती है। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है दया याचिका लेके, राष्ट्रपति दया याचिका को खारिज कर देते हैं। अब इसके पास अभी साल 2022 चल रहा है और साल 2022 में ये इसको सबसे बड़ी अभी जो कानून की हमारे लूपहोल है उसका फ़ायदा उठा रहा है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अभी सारे मामले लोअर कोर्ट में भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। तो अभी फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 3 मामलों में खटखटाया है। और इसने जो इकबाल जुर्म पुलिस के सामने किया था वो 22 मामलों का किया था। और पुलिस वालों का मानना है, पुलिस वालों को यकीन है कि ये 50 से ज़्यादा मामलों को अंजाम दे चुका है। लेकिन समाज के डर से, सोसाइटी के डर से, जो 20-25 मामले ऐसे हैं जिसमें महिलाओं ने, लड़कियों ने कंप्लेन नहीं की। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी कर्नाटक के सबसे बड़े सीरियल किलर, सबसे बड़े रेपिस्ट उमेश रेड्डी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस ला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप अपने तरीके से बस इन्हीं 3 तरीकों से मेरी मेहनत को सपोर्ट कर सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके। चाहे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी ये सारी कहानियाँ सुनवाइए कि इस हमारे देश में, हमारी दुनिया में हो क्या रहा है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय